नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ हरी क्लासेस में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं पटवार और पटवार के अंतर्गत पूछी जाने वाली सामान्य इंग्लिश का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इस क्रम में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन टॉपिक को एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट किया और उसके बाद में हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं प्रोनाउन को लेकर के, और ये तमाम टॉपिक्स है ये अंतर्गत आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। क्या मतलब होता है? सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स शब्द का नाम, ठीक है। और इसके अंतर्गत कल हमने जो डिस्कस किया है और वो ऑन गोइंग था, जो हमारा इसका सब टॉपिक होता डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसको काफ़ी हद तक हमने कल समझने का प्रयास किया और इसी क्रम में आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा सलाह था। मैं अगर बोलता हूँ ईच ऑफ द boys is are very laborious। क्या बोला मैंने? laborious, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, इधर ऑफ टू sisters were there। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं neither of teachers was in the school। अब इसके माध्यम से आप समझेंगे, कल मैंने इधर और नीदर को लेकर के डिस्कस किया था और उसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे और इन्हीं एग्जाम्पल को आज आगे बढ़ाते हैं। मैंने लिखा आपके सामने ईच ऑफ द बॉयज़। अब देखो, मैंने बताया था कि ईच का मतलब होता है कि जो भी आपके यहाँ पर, ईच का मतलब तो पहले होता है ए के लिए, कल मैंने बताया, और यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं उनमें से प्रत्येक की बात करेगा। किसकी बात करेगा? प्रत्येक की बात करेगा। तो इसका मतलब क्या? ईच ऑफ द बॉयज इज आर वेरी लेबोरियस। सपोज करो एक कक्षा के अंतर्गत 20 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं? 20 में से मैं प्रत्येक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रत्येक की बात अगर मुझे करनी है तो मैं यूँ बोलूँगा इंग्लिश के अंतर्गत कि ईच ऑफ द बॉयज इज वेरी लेबोरियस। तो यहाँ पर चूंकि ईच का मतलब एक होता है तो इसी संदर्भ में यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, न कि आर का। इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। तो इस का प्रयोग कहाँ होता है? इस का प्रयोग आप बताएंगे कि सर जब दिया गया जो भी कंटेंट है, या यूँ कह दो कि जो ग्रुप दे रखा है उनमें से अगर हम प्रत्येक की बात करें, हर एक को लेकर बात करें, तो हम उसके लिए ईच का यूज करेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इधर ऑफ टू सिस्टर्स वर देयर। मैंने कहा कि कोई दो है, दो में से कोई एक है। किसी ने पूछा कि वो दो बहनें हैं, दो बहनों क्या दोनों वहाँ मौजूद थी? तो आप बताएंगे अगर आपको पता है और दोनों में से कोई एक वहाँ थी तो आप बोलेंगे कि दोनों में से, पता मुझे नाम तो कंफर्म याद नहीं आ रहा है लेकिन दोनों में से कोई एक तो वहाँ जरूर थी। तो आप बोलेंगे कि इधर ऑफ टू सिस्टर्स वर देयर या वॉज देयर। तो चूंकि मैंने बताया कि ईच, इधर और नीदर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है जो भी यहाँ ग्रुप है, ग्रुप कितना भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, उनमें से एक की बात हो रही। इधर का मतलब होता है 2 में से एक और नीदर का मतलब होता है 2 में से एक भी नहीं। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके बाद में आने वाली वर्ब, इन तीनों के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, तो यहाँ पर वर आने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। इतनी बात मुझे समझ में है और आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो सर यहाँ आएगी क्या? आप बताएंगे कि सर यहाँ वर नहीं बल्कि आएगा क्या? वॉज। मतलब हुआ कोई एक लड़की, कोई एक बहन है वो वहां पर थी, इसका मतलब ये हो रहा है। इतनी बात आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। फिर कह रहा हूं नीदर ऑफ टीचर्स वाज इन द स्कूल। कक्षा के अंदर या स्कूल के अंदर माना कि 2 टीचर है। कितने हैं?
दो, सपोज करो 5वीं तक का स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 2 अध्यापक हैं और 2 अध्यापक में विद्यार्थी वहाँ गए और वो वापस आ गए घर पर। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से लिंक करते आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि वो आप व्यवस्थित तरीके से समझ सके। तो वहाँ पर 2 अध्यापक थे और 2 अध्यापक हाँ, तो मैंने बताया कि नीदर ऑफ टीचर्स वॉज इन द क्लास का मतलब क्या हुआ कि क्या इसके अकॉर्डिंग मैंने वॉज का यूज सही किया, तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल सही किया, क्योंकि नीदर का मतलब होता है कि जो ये अध्यापक है कितने हैं आपको पता नहीं, लेकिन नीदर का यूज हुआ इसका मतलब ये 2 है। कितने हैं? 2। यहाँ पर ये तो मैंने 2 सिस्टर पहले से लिख दिया, 2 सिस्टर। अगर नहीं भी लिखा है तो आपको मानना है कि यहाँ पर आगे जो भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिए इसका मतलब ये संख्या में कितने हैं? 2 है। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ सर समझ गए। तो नीदर ऑफ टीचर्स वॉज इन द स्कूल, क्या इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं है, नो एरर। तो इस तरीके से मैंने जनरली बताया कि इज और इधर और निदर का कैसे यूज होता है, इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेकर के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहां से एक्चुअली क्या करता है एग्जामिनर है, वो गलती करवाने की कोशिश करता है और सेंटेंस के अंतर्गत वो कैसे दे देता है अभी आपको हम बताते हैं। वो इधर तो दे देता है, क्या देता है? इधर, और इधर के साथ में वो दे देता है नॉट का पेयर बनाकर दे देता है, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। क्या है? गलत है। तो फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि सर सही क्या है? तो सही अगर इधर और नॉट का पेयर दे दे तो उसका सही अगर आपको बताना है तो इसका सही हो जाएगा नीदर। क्या होगा? नीदर। कैसे? सेंटेंस के माध्यम से समझिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा इधर ऑफ द बॉयज हैज नॉट गॉन। मतलब क्या हुआ? इधर ऑफ द बॉयज हैज नॉट गॉन, यानी 2 लड़के, 2 में से कोई भी लड़का नहीं गया है। अब 2 में से कोई नहीं गया है, इसके इधर और नॉट आपको जो देख पहले से दे देता है, ये पैर बनाकर दे देता है। और इसके लिए हमारे पास में इंग्लिश में एक प्रॉपर वर्ड है और वो है निदर। 2 में से कोई नहीं गया है, यानी कि इधर ऑफ द बॉयज, यानी यहाँ लड़के कितने हैं? 2 है सर। 2 में से जब एक भी नहीं गया है इसका मतलब है निदर का तो यूज के बारे में बात करा है। निदर का तो यूज होगा, तो इधर और नॉट को हटा करके आप जो सेंटेंस सही लिखेंगे वो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। आप लिखेंगे नीदर, क्या लिखेंगे? नीदर ऑफ द बॉयज, क्या लिखेंगे? नीदर ऑफ द बॉयज हैज गॉन। एक चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आपने नीदर लिख दिया है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से इसके साथ में और नॉट का प्रयोग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कर दिया तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या तो बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। इधर के साथ में नॉट है वो कंसीडर नहीं किया जाता है, इसके साथ में इसके बजाय यहाँ पर यह वो नीदर का यूज किया जाता है। इतनी बात सर समझ में आ गई। अगला कॉन्सेप्ट बताइए। हाँ ठीक है, तो अगले अगर हम बात करें तो एक्चुअली एग्जामिनर की और क्या कंडीशन बनती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है, एक जो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट है बहुत। क्या है? बहुत। बहुत का यूज क्या होता है? बहुत का मतलब होता है टू। टू क्या मतलब होता है? 2 के लिए, जो संख्या में 2 है इन द नंबर, या यूं कह दो 2 इन नंबर, जब संख्या में कितने हो? 2, उसके लिए हम यूज क्या करते हैं? बहुत का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझने की बात करें तो मैं कहूं, मैंने कहा both of you is are is are very हार्ड वर्किंग। मैंने बोला तुम दोनों, बहुत ऑफ यू का मतलब होता है दोनों, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, यानी तुम दोनों बहुत ही क्या हो? मेहनती हो। अब मुझे बताइए, जब मैं दोनों की बात कर रहा हूं तो वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, या आप अपने ऊपर सोच कर देखो। जब दोनों की मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि दोनों अपने आप में क्या होता है?
सर प्लूरल होता है, दो का मतलब प्लूरल होता है। जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? आप बोलोगे सर आर का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो एक चीज़ निकल कर आई कि बहुत का मतलब होता है दो, और दो के साथ में हमेशा वर्ब है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है या प्लूरल मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। कि तो बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि इधर के साथ में नॉट आए तो ये पूरा का पूरा पेयर गलत होता है, बल्कि इसकी जगह निदर का यूज़ किया जाता है। ये सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयोग किया। फिर हमने देखा बहुत का मतलब होता है संख्या में दो, और इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, जो कि आपके सामने हमने देखा कि बोथ ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि तुम दोनों हैं बहुत ही मेहनती हो। इस तरह से इस बात को हमने समझने का प्रयास किया। तो हमारी अभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चल रहा है, इसको मैं लंबा इसलिए खींच रहा हूँ कि मेरा प्रयास है कि आपका यहाँ से आने वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो। ईयरफोन लगा करके सिस्टमेटिक तरीके से एक नोटबुक ले लीजिए और नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स है वो आप बनाइए, ताकि है वो आपके एग्जाम के समय आप इतने बड़े बड़े वीडियो नहीं देख पाएंगे, इसलिए आपको उस समय बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इनको व्यवस्थित तरीके से एक नोटबुक में लिखें और सिस्टमेटिक तरीके से बिना स्किप किए है वो देखें। ठीक है, इतनी बात हमने समझा। और यहाँ पर क्या गड़बड़ हो सकती है, और यहाँ पर एग्जामिनर है कुछ गड़बड़ करने की चाहे तो वो बहुत के साथ में क्या करेगा, बहुत के साथ में नॉट का पेयर बनाकर दे देता है, जो कि ग्रामेटिकली क्या होता है, गलत होता है। और तो इसका सही क्या है, बहुत के साथ में नॉट लगा करके बात करें तो भी इसका जो हम सही लिखने की बात करें तो निदर ही होता है। क्या होता है? निदर। कैसे सर? अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मैंने कहा both of them, आगे बोला मैंने is are not reading novel at this time। एग्जाम्पल ज़्यादा लेना इससे कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप ले एक एग्जाम्पल दो, लेकिन उस एग्जाम्पल को ऐसा होना चाहिए कि वो आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरा प्रयास यही है कि भले एक ही एग्जाम्पल हो लेकिन आपको व्यवस्थित तरीके से मैं समझा पाऊँ। ये एक टीचर का सबसे बड़ा गुण होता है कि एक टीचर स्टूडेंट को व्यवस्थित तरीके से समझा पाए, और इस प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। मैंने कहा बोथ ऑफ देम, यानी उन, ये जो देम है मैंने बताया यहाँ पर इस देम का मतलब दो हो रहा है, क्योंकि इस बोथ ऑफ पूरा फ्रेज है, इसका मतलब भी दो होता है। कि कितना होता है? दो है। जब ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया है तो इसके बाद में आने वाली वर्ब है वो प्लूरल आएगी। तो बोथ ऑफ देम आर नॉट रीडिंग नॉवल एट दिस टाइम। मैंने बताया कि बोथ का मतलब तो दो होता ही है, यहाँ पर नॉट है यानी दोनों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है जो एग्जामिनर है वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों में से कोई भी उपन्यास नहीं पढ़ रहा है। अब दोनों में से कोई नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब आफ्टर ऑल वो निदर की तो बात कर रहा है। बात किसकी कर रहा है? निदर की कर रहा है। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा है वो गलत हो जाएगा। और इसका सही सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां से सेंटेंस निकल कर आएगा नीदर। क्या आएगा? नीदर ऑफ देम। अब नीदर ऑफ चूंकि आ गया देम, तो मैंने बताया नीदर के लिए सिंगुलर रहेगा, इसलिए नीदर ऑफ देम के बाद में आएगा इज, फिर आर नहीं आने वाला है, इज रीडिंग। वापस आप नोट का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आप नोट लगेंगे तो सुपर प्लस हो जाएगा। नीदर ऑफ देम इज रीडिंग नोवेल। क्या होगा? नोवेल एट दिस टाइम। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि बहुत और नोट का पेयर बनाकर देते हैं, एग्जामिनर देते हैं, तो हमें कैसे उसको समझने का प्रयास करना है। तो ये बहुत वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। ठीक है सर, आगे हम बात करते हैं और इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। ये थोड़ा सा प्रोनाउन है वो बड़ा है, लेकिन एक एक एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि आपका एग्जाम में है यहाँ से कोई क्वेश्चन आए और आप उसको गलत कर बैठो। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्चुअल है वो आपके सामने रख रहा हूँ और आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अगली अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ओरली अगर मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, वापस समझाता हूँ कि जो मैंने बताया था नीदर का यूज है कितनों के लिए होता है। आप बोलेंगे कि सर दो के संदर्भ में होता है,
होता तो दो के संदर्भ में, लेकिन दो में से कोई नहीं के संदर्भ में होता है। मैंने कहा ठीक है सर, इतनी बात आप बिल्कुल समझ गए। दूसरी मैंने आपके सामने बात रखी कि इधर का क्या यूज है, तो आप बोलेंगे कि सर इधर का यूज भी तो दो के लिए होता है, लेकिन दो में से कोई एक ही तो बात आप कर ही रहे हैं। ये इधर और निधर के बारे में हमने बात की। फिर मैंने बात की आपके सामने बहुत को लेकर, किसको लेकर के, बहुत को लेकर मैंने आपके सामने बात की। तो आपने कहा कि सर बहुत का मतलब होता है संख्या में कितने होने चाहिए, दो, और बहुत के बाद में है वो यूज होती है वो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इतना हमने व्यवस्थित तरीके से समझा। अब सवाल आ जाए कि सर दो में से कोई नहीं है तो हम निधर का यूज करेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन हो गई कि दो से ज्यादा आ गए तो फिर क्या करेंगे। हाँ भाई, ये बात भी तो सोचने लायक है। आपने कहा कि दो में से एक भी नहीं है, लेकिन सियार हो गए, सियार में से एक भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अब बात तो है वो गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं है, हम आपके साथ में इस चीज को समझाते हैं। अगर संख्या दे रखी है दो से ज्यादा और उसमें भी एक, उनमें से भी एक भी नहीं है, तो उस कंडीशन में है हम यूज करेंगे नन का। किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे। सर इसको आप एग्जांपल के माध्यम से समझिए। उससे पहले बता देता हूं, इसके साथ में प्लूरल है वो वर्ब का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है सर, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें तो मैं एग्जाम्पल लिखूं कि यहां पर देखो एग्जाम में ऐसे दे दिया बाय द वे ऐसा दे दिया उन्होंने, इधर ऑफ द, मैंने बोला कॉर्व्स, क्या लिखा मैंने, इधर ऑफ द कॉर्व्स, क्या बोला, इधर ऑफ द कॉर्व्स वाज, आगे लिखा नॉट इन द लक्षागृह, क्या लिखा मैंने, लक्षागृह। अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूं, जो लक्षागृह है ना, ये लक्षागृह क्या है, लक्षागृह एक ऐसा स्थान है जहां पर कौरवों ने पांडवों को एक डिशीव के साथ में वहां पर बुलाया था, फिर उनका कुछ घटनाक्रम हुआ और वहां से पांडव वो बस निकल रहे थे। ये कंडीशन आपको पता है कि वो बस गए थे और कौरवों ने ऐसा मान लिया था कि है वो हो गया, खलास हो गया, ऐसा कुछ मैटर यहाँ से इस घटनाक्रम से रिलेटेड है। खैर हमें तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की जरूरत है। मैंने कहा कि इधर ऑफ द कॉर्व्स वाज नॉट इन द लक्षागृह। आप वन दृष्टि देखेंगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन मैंने अभी ऊपर बताया कि इधर और नॉट का कोई पेयर नहीं बनता है, तो इस हिसाब से ये पहले से गलत हो गया। आप इसको काटकर यहाँ पर निधर लिखने का प्रयास करेंगे, आप इसको काटकर निधर लिखने का प्रयास करेंगे और इसके हिसाब से आपका वॉइस तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि निधर आता है दो के लिए। कितने के लिए, दो के लिए। क्या ये दो, ये कौरव दो थे? नहीं सर, ये तो समथिंग 100 थे। कितने थे? 100 थे। तो 100 के लिए तो निधर नहीं आएगा, तो क्या करें? तो इसके लिए बिल्कुल आपके पास में सीधा सिंपल मैं बता रहा हूँ, इसकी जगह आएगा नन। क्या आने वाला है? नन। फिर आगे ऑफ, फिर आगे द, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कौरव, क्या बोलेंगे? कौरव्स, नन ऑफ द कॉर्व्स। फिर यहाँ वॉज नहीं, वॉज की जगह हम यूज करने वाले हैं वर, क्योंकि बताए हैं कि इसके बाद में नन के बाद में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है वर। नन ऑफ द कॉर्व्स वर इन, चूंकि नन का मतलब नेगेटिव होता है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। द, फिर हम यूज करेंगे लक्षागृह। क्या यूज करेंगे? लक्षागृह। क्या तो बात इतनी समझ में आ गई सर? बिल्कुल, नन का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया। तो इधर, निधर, ईस, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा क्या, नन का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ गए। अब इसके अंतर्गत बहुत ही खतरनाक है वो एक कॉन्सेप्ट है, वो लेकर आपके सामने आ रहा हूं, और इसी के साथ में अपनी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आऊँ इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, उस कॉन्सेप्ट का मैंने जो नाम दिया है, उस कॉन्सेप्ट का मैंने नाम दिया है क्या? उस कॉन्सेप्ट का मैंने नाम दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या नाम दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ वन। किसका कॉन्सेप्ट है? वन का कॉन्सेप्ट है। वन को कैसे ट्रीट किया जाता है, वन को लेकर के इंग्लिश के अंतर्गत कितने डाउट क्रिएट होते हैं, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो, वन को लेकर के जो जो प्रॉब्लम होती है, जो जो समस्या होती है, उनके बारे में बात करूँगा। ये एक तो अगर हम बात करें वन को लेकर के जो कंडीशन बनती है, एक इस वन का यूज होता है जनरल सेंस में। कैसे? जनरल सेंस में। जनरल सेंस में, जनरल सेंस का मतलब समझ रहे हैं, एक सामान्य अर्थ में। एक होता है स्पेसिफिक, कौन सा फिक? स्पेसिफिक सेंस में, यानी एक विशिष्ट अर्थ में। और एक यूज अपने पहले कर लिया है, वो है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन के संदर्भ में इसका हमने यूज किया,
ठीक है सर, बिल्कुल। अब इनका कैसे यूज किया हमने पहले बताया, अभी बताएंगे कि इसका कैसे यूज। जनरल सेंस में अगर इसका यूज हो तो इसके बाद में जो प्रोनाउन आएगी, पहली चीज तो है कि जनरल सेंस में या स्पेसिफिक सेंस में हो, इसके साथ में जो वर्ब यूज करेंगे वो तो सिंगुलर वर्ब करेंगे ही करेंगे, एक बात, ठीक है। और सिंगुलर तो सबके साथ में होगी, लेकिन इसके साथ में जो प्रोनाउन जनरल सेंस में यूज करेंगे तो वन, क्या यूँ कह दो, वंस का यूज करेंगे। स्पेसिफिक सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप यूज करने वाले हैं क्या, ही, सी, इट, हिज, हर, इट्स, ठीक है। ये तमाम प्रोनाउन है, इनके संदर्भ में यूज करेंगे। इनडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने बताया कि प्रायोरिटी देते हैं फर्स्ट मैस्कुलिन को, तो ही, हिज और हिम, इस संदर्भ में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन आपने बताया कि सर कहाँ यूज किया, तो मैंने एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इनके बारे में डिस्कस किया था। तो उनके पीछे जो वन लगा था ना, वही इनडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसके बारे में हमने पहले अध्ययन किया, ठीक है सर। एग्जाम्पल दीजिए और हमें आगे समझाने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं कि वन मस्ट सर्व हिज, इसको मैं यहाँ से स्किप करता हूँ, आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप इस वीडियो को रोक कर लिख लेना। मैंने बोला वन मस्ट सर्व हिज, हर, इट्स, वंस, कंट्री, कंट्री, क्या बोला मैंने कि वन मस्ट सर्व हिज, हर, इट्स, वंस, कंट्री। ये कैसा सेंस है? आप बोलेंगे कि सर ये तो एक जनरल सेंस है कि हर एक को अपने देश की रक्षा या अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये हर सिटीजन का फर्ज है। जब जनरल सेंस में बात हो तो हम किसके साथ में जाएंगे सर? ये ऊपर वाले के साथ में जाएंगे, और यहाँ पर हम सबको छोड़ छाड़ करके हम वंश के साथ में जाएंगे। किसके साथ में जाएंगे? वंश के साथ। वन मस्ट सर्व वंस कंट्री, यानी कि जो व्यक्ति है या यूं कि तो प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो अपने देश की सेवा करे। क्या करे? सेवा करे। सेकंड में एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, कुछ इस प्रकार से मैं यूं कह दूं, वन ऑफ द नॉवेल्स इज आर फेमस फॉर हिज, हर, इट्स या वंस थीम। मैंने क्या बोला कि ये जो नॉवल है, नॉवल में से एक, तो ये स्पेशल हो गया। मैं बात पर्टिकुलर नॉवेल्स की कर रहा हूँ। नॉवेल्स का मतलब होता है उपन्यास। इस कंडीशन में स्पेसिफिक सेंस में हम यूज करें तो इसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन जो आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। क्या आएगी? प्लूरल, क्योंकि इसमें से मैं एक ही बात कर रहा हूँ और इसके साथ में वर्ब आएगी वो तो सिंगुलर आएगी, क्योंकि वन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब चूंकि ये नॉवेल्स है, ये थिंग है, तो थिंग के संदर्भ में हिज, हर और वंस की तो कोई कंडीशन नहीं बनती, क्योंकि ये तो पर्सन के लिए यूज होती है। तो क्या आता है? इट्स आता है। तो वन ऑफ द नॉवेल्स इज फेमस फॉर इट्स थीम। इतनी बात मुझे आशा है कि आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई। क्लियर समझ में आ गई? ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अगला मैंने बोला एवरी वन इज रिक्वेस्टेड to sit here। मैंने बोला कि एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, प्रत्येक को यहाँ बैठने की है वो आग्रह किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो ये वन लगाया है, कौन सा लगाया? ये वाला। तो ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है, इसके साथ हमने इसका यूज़ किया। तो इस तरीके से हमारा जो वन कौन कन्फ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया। और इसी के साथ में आज हमने है वो कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव जो अपना प्रोनाउन है उसको सिस्टमेटिक तरीके से एक बहुत ही ब्रॉड रूप में आप भले इंग्लिश को किस हद तक पढ़ना चाह रहे उन तमाम पैरामीटर को कवर अप करते हुए मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव जो अपनी प्रोनाउन है इसको कंप्लीट किया। और वन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी वैकेंसी को देखो, या मैं यूँ कह दूँ अभी तक मैंने जो कंटेंट पढ़ा है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम रेलिवेंट था, और वो आपके हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही
है वो हेल्पफुल साबित होने वाला है। आपने अभी तक पहले के सेशन नहीं देखा है और सीधा इस सेशन को देखा है तो आपकी दरख्वास्त है कि पहले उन सेशंस को देखिए और उसके बाद में इस सेशन को अटेंड कीजिए, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने बताया है कि नॉलेज एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। तो आपसे यही मैं पुनः आग्रह करूंगा कि एक एक सेशन को, यानी ये कह दो कि प्रत्येक सेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक नोटबुक का सहारा लेते हुए और ईयरफोन लगा करके सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि हम बात करें पटवार के बारे में और हर वैकेंसी होती है अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, और अगर महत्वपूर्ण की बात हम करें तो पटवार वैकेंसी को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो पिछली बार 2016 की अगर मैं बात करूँ, जो 15 में वैकेंसी आई थी और 16 में एग्जाम हुआ था, 13 फरवरी 2016 की बात करूँ, जो एग्जाम मैंने दिया था खुद ने, उस वैकेंसी के अंतर्गत अगर मैं जीके का लेवल बात करूँ क्वेश्चन की, तो लेवल ऐसा आया था कि RS प्री का लेवल को भी उस क्वेश्चन ने मात दे दी। पता नहीं कहाँ से किस ग्रंथों से उठाकर क्वेश्चन आ गए। इसलिए आपके अगर माइंड के अंदर ऐसी गलत फहमी है कि हम जीके में जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं, भले वो 30, 40, 50, 60 जो भी क्वेश्चन है उनमें से पूरा का पूरा कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए मैं कह रहा हूं हर सब्जेक्ट को, या यूं कह दो कि वो पर्टिकुलर जिस वैकेंसी के अंदर कोई भी सब्जेक्ट है या सभी सब्जेक्ट है, उन तमाम सब्जेक्ट के ऊपर आपकी इक्वल पकड़ होनी चाहिए, और यही एक अच्छे कॉम्पिटिटर का गुण है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा पुनः कि आप इंग्लिश को भी हल्के में नहीं ले और आप इस पर जी जान जोक दे। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने पहले भी बताया, और मैं यहाँ पर आपके वापस अगेन नंबर लिख रहा हूँ 92829027, ठीक है, 3328, ये मेरे नंबर है। किसके नंबर है? मेरे। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इस नंबर पर आपके द्वारा जो भी आपकी जो समस्या होगी उसकी सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो क्लास आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के हैरी क्लासेस का जो फाउंडर है उनके नंबर मिल जाएंगे, उनको आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या है वो आपकी सॉल्यूशन हो जाएगा, और आपकी समस्या का सॉल्यूशन, हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन निकालना हमारा प्राइमरी फर्ज है, और यही हम अपना एक टीचर होने के नाते मैं मेरा सबसे पहली ड्यूटी मानता हूं। तो विद्यार्थियों, अगर आपको सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि आपके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना ही करना है। इसके अलावा लोगों को भी मोटिवेट करें और लाइक सबसे पहले करें। इसके अलावा इस सेशन को जितना हो सके आप शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।